चलो जी, कल हम लोगों ने ये 5 बातें देखी थी और इसी पे हम लोगों ने लेक्चर को एंड कर दिया था। 5 बातें कौन सी थी? फिजिकल रिस्क, डिजिटल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क और थर्ड पार्टी रिस्क। लेट्स रिवाइज। फिजिकल रिस्क कौन सा था? जो कि इफेक्ट कर रहा है उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हार्डवेयर। डिजिटल वाज अफेक्टिंग द सॉफ्टवेयर, सिस्टम्स, नेटवर्क्स। ह्यूमन रिस्क इंसान की गलतियां। एनवायरमेंटल रिस्क जो बाहर से मैक्रो लेवल के थ्रेट्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, सोशल मसले। और आखिरी क्या था? थर्ड पार्टी रिस्क। 5 केस मैं आपको दे रहा हूं, आपने करना ये है कि अपने पास नोट करना है कि उसकी क्या ऑप्शंस हैं। केस 1, अच्छा इसको पढ़ना कैसे है? दिस इज द सिनेरियो, जो मसला है, नीचे दी हुई उसकी रेमेडी जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं। आपने बताना है इन दोनों बातों को देख के कि एक्चुअली में कौन सा रिस्क हिट हुआ। करें जरा सॉल्व। आराम से आराम से, यहां से व्यू बनता है सीख। ये तो यहां पे आ जाकर पूरी लाइन खाली होती है वाली। बस ठीक है। हाँ जी, मुझे नहीं बताना। हो गया? करो 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 करो, करो। हो गया? सेकंड करें। डन। तीसरा, होपफुली हो गया होगा। चौथा, ट्रिगर देखें, रेमेडी देखें और रिस्क बताएं। डन। आखिरी आ जाओ, चलो आखिरी करो।
हो गया? चलो जी, जिसके 5/5 ठीक हुए वो मैं चाय पिलाएगा। CABC हैं ये चीज़ वाला है कोई? 5 गुड, 4 5 नहीं, 4 वाला बताएं मुझे, 4 वाला कौन सा? क्यों? और कौन सा? 4 3 वाला? ना यार 2 4 1 0 है? हाँ फिर ठीक है। हाँ जी, कोई डिस्कस करना बता दें। पहले 2 डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा ये देख लें, ये समरी है, कल की सारी बातों की समरी है। देखिए ज़रा, ये समझ के जो गलत हुए हैं वो समझ आते हैं इसमें। फिजिकल, डिजिटल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल और थर्ड पार्टी। अच्छा, इस चैप्टर पे ना मैं जान के ज़्यादा लगा रहा हूँ, गैस करें क्यों? क्योंकि आगे 17, 16, 15 में यही बातें बार बार आपका दिमाग खाएंगी। तकरीबन ऐसी ही बातें वहाँ में भी हो रही हैं। तो अगर हमें 14 समझ आ जाए ना अच्छे से, तो अगले 3 चैप्टर इतने मुश्किल नहीं है फिर समझने में। चलें आगे, डिस्कस करना तो बता दें। पहले 2 हाँ आ सकता। पहला कहता है अ सडन पावर आउटेज causes the manufacturing company's data centers to stop working, resulting in the loss of important operational data। जिसको देखते हुए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि अब वो इंस्टॉल करेंगे यूपीएस, बैकअप जनरेटर। बस बताएं, डिजिटल रिस्क था, ह्यूमन था, कंप्लायंस था कि फिजिकल था? ह्यूमन तो नहीं है, ह्यूमन तो नहीं है। कंप्लायंस है? नहीं। पीछे रह गए 2, डिजिटल और फिजिकल। आपने क्या किया? क्यों? फिजिकल लॉस नहीं हो रहा। अगर अचानक से लाइट चली जाए और सिस्टम मेरा बंद हो जाए और बंद होकर साथ ही ख़राब हो जाए, कहता है रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल डाटा। और क्यों हुआ? क्योंकि सिस्टम ने अचानक से काम करना बंद कर दिया, सिस्टम ही मेरा हो गया। कल आपको मैंने बताया था फिजिकल के साथ डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो जब तक इसको फिजिकल लॉस नहीं होगा, इस पर जो डाटा पड़ा हुआ है वो कायम रहेगा। आखिरी फैसला। अच्छा, अब देखें हुआ क्या। उन्होंने रेमेडी क्या की? यूपीएस लगाया और जनरेटर लगाया। अगर ये डिजिटल रिस्क होता तो रेमेडी क्या होती? बैकअप, फायरवॉल, एंटीवायरस। तो इट वाज फिजिकल रिस्क। मैंने कहा था दोनों बातें देखनी है आपने। अगला कौन सा? हाँ जी, एन एम्प्लॉय एट अ बैंक क्लिक्स ऑन अ फिशिंग ईमेल डायरेक्टली लीडिंग टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कस्टमर अकाउंट्स एंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल लॉस। रेमेडी, बैंक ने क्या किया? मल्टी फैक्टर लगाया और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। साइबर सिक्योरिटी सर इन्वायरमेंटल है? नहीं। फिजिकल है? नहीं। थर्ड पार्टी है? नहीं। डिजिटल। तुमने क्या किया था? बच जाओ। आपका अपना एम्प्लॉय एक बैंक में काम करता है, वहाँ से एक लिंक उसने क्लिक कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, बेचारे को ट्रेन नहीं किया गया था, और ये करने से उसका डाटा लीक हो गया। तो सिस्टम की चीज़ लीक हुई है ना, दैट इज़ डिजिटल रिस्क। और कोई मसला तो बता दें। सर ये ह्यूमन रिस्क हो सकता था, यस, क्योंकि फिशिंग ईमेल के ऊपर उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड नहीं की हुई थी। मगर नॉर्मली हम देखते हैं कि मेजर इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है। जैसे पहले वाले केस में भी मेजर इम्पैक्ट कहाँ पे था? फिजिकल में था।
तो अगर ऑप्शन ये होती कि कोई से दो चूज करें तो फिर हम क्या करते, डिजिटल एंड ह्यूमन, डिजिटल एंड ह्यूमन। अच्छा जी, आए ज़रा मज़ीद आईटी खेलते हैं आज। आईटी, बुक्स बंद कर दें। आईटी सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, मुझे बताइए सिक्योरिटी किसे कहते हैं? वो भाई बहुत उदास बैठे हैं आज। आपसे हूँ मैं, आपसे हूँ नहीं, आप मुझे बताएं सिक्योरिटी क्या होती है? हिफाजत करना, प्रोटेक्शन देना, किसकी? आईटी सिक्योरिटी, यानी कि कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, यानी कि आईटी सिक्योरिटी से मुराद हो गया कि आईटी इक्विपमेंट्स को आप क्या करने जा रहे हैं, प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। ना सिर्फ इक्विपमेंट्स को बल्कि उसके अंदर छुपे हुए डेटा को। तो 3 वर्ड्स होते हैं, CIA, क्या? CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। CIA मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। हम चाहते हैं या हमारा इदारा चाहता है कि हमारा डाटा, हमारा सिस्टम हर वक्त क्या रहे हमारे पास, अवेलेबल। टीवी का रिमोट हमें भी चाहिए, अगर हमें मिल जाए तो हम आपको भी दे देंगे, वो उसके पास है। इट मीन्स अवेलेबल। आई मीन्स इंटेग्रिटी और सी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी। हर इदारा चाहता है कि उसका डाटा महफूज रहे, लीक ना हो, डाटा ब्रीच ना हो। हर इदारा चाहता है कि डाटा इंटेग्रिटी के साथ रहे, यानी कि जो डाटा हासिल किया है दैट शुड बी ऑलवेज एक्यूरेसी के साथ रहे, एक्यूरेट रहे, और हमेशा आर स्टैंड्स फॉर रिलायबल रहे, एक्यूरेट भी रहे और रिलायबल भी रहे। और तीसरा क्या है, अवेलेबल, क्योंकि अगर डाटा अवेलेबल ही नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं। तो ये 3 वर्ड्स हैं, CIA। अब पढ़ते हैं, कहता है, लिखा जरा बारीक हुआ, प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड। यही चीज़ है ना, सिक्योरिटी क्या है कि हम अपनी सामान की हिफाजत करते हैं, किससे? फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स एंड डिसरप्शंस। और हमारा पर्पस क्या है कि हमने बिजनेस को हमेशा कॉन्टिन्यूटी में रखना है, हम बिजनेस को क्लोज नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर हम कहते हैं कि CIA मीट होना चाहिए। CIA स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, और आगे इंटेग्रिटी में 2 बातें हैं, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। सेकंड, आपसे पूछता हूं, एक घर है, हाउस, आपको कहा गया है कि ये हाउस है, इसकी सिक्योरिटी डिजाइन करें। बचपन में तो हम ऐसा घर बनाते थे। इसकी सिक्योरिटी आपने डिजाइन करनी है, तो बताएं सिक्योरिटी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? हाँ, बड़ा बताएं। तो आप कह रहे हैं कि क्या लगी हो? वायर्स लगी हो, फेंस लगाओ, अलार्म सिस्टम लगाओ, CCTV कैमरा लगाओ, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो, पूता बैठा हो, और है ड्रोन, वाह, एक ड्रोन ऊपर चल रहा हो। अच्छा, और एक अदद रॉकेट लॉन्चर भी हो।
मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि इस घर को सिक्योर करने के लिए आपने कितनी बातें बता दी हैं? क्या इतनी बातों की ज़रूरत भी है? क्या हमने ये ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बता दी बातें, है ना? इसी तरह कंपनीज के अंदर भी होता है कि हम लेयर के ऊपर लेयर ऐड करते चले जाते हैं। सिक्योरिटी की एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। अब अगर एक चोर ने आना है, सबसे पहले वो किससे मुलाकात करेगा? ये पहली लेयर है। इसको ब्रीच करेगा, आगे जाएगा, क्या बज उठेगा? अलार्म, दूसरी लेयर। ये सुन के एक्टिव कौन हो जाएगा? कुत्ता, तीसरी लेयर। कुत्ता एक्टिव हो गया, अलार्म एक्टिव हुआ है, अब उसने क्रॉस करनी है फेंसेस, चौथी लेयर। फेंस पे क्या लगे हुए हैं? वायर्स, पांचवी लेयर। उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है? सीसीटीवी, छठी लेयर। और उसके बाद तो ये एक्टिवेट खुद ही से हो जाएंगे। तो इसको मैं कहता हूं डिफेंस इन डेप्थ। ऐसा डिफेंस सिस्टम जो मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहा है। एमएफए याद है ना? मल्टी फैक्टर, वो भी यही है कि पासवर्ड भी आएगा, ओटीपी भी आएगा, लिंक भी आएगा, ईमेल के ऊपर भी आएगा, मोबाइल के ऊपर अलग से आएगा। तो ऑलवेज आपने अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेयर करना है मल्टीपल सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। तब जाके उसमें क्या ऐड होती है? डेप्थ ऐड होती है। तो लेयर दर लेयर दर लेयर। फिर इसके बाद कुछ टर्म्स आ रही हैं। ये टर्म्स हम लोगों ने आज सीखनी है, कुछ आज कुछ कल। पहली फिजिकल भी और एनवायरमेंटल भी है, ऑन है ना? पहला रिस्क है रबैक, सॉरी पहला कंट्रोल है रबैक। रबैक इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब था कि जिस बंदे की इदारे में जितनी औकात है उसको उतना ही एक्सेस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैनेजर अगर चाहता है कि उसको दूसरे डिपार्टमेंट की एक्सेस मिल जाएगी? नहीं, उसका वो रोल नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ये कहता है कि मुझे फैसला लेना है कि हफ्ते को छुट्टी हो या ना हो, एक्सेस मिल जाएगी उसको? नहीं मिलेगी। क्यों? उसका ये रोल नहीं है। आपको जो पोर्टल मिलता है जिसमें वीडियोस आ रही होती हैं, आप उस पोर्टल पे क्या क्या कर सकते हैं? लेक्चर्स को सुन सकते हैं, डाउनलोड शायद कर सकते हैं, और बस, या अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यही कुछ होता है। आपको उतनी ही एक्सेस दी गई है। मगर आईटी टीम के पास एक्सेस कौन कौन सी होगी? लेक्चर्स को अपलोड करने की, लेक्चर्स को डाउनलोड करने की, कर दे फिर आगे, लेक्चर्स को अपलोड करने की, डाउनलोड करने की, और नाम चेंज करने की। उसके बाद और बताएं, पासवर्ड चेंज करने की एक्सेस होती है, और अकाउंट को मैनेज करने की एक्सेस होती है, वीडियो को हाइड करने की एक्सेस होती है। अच्छा, आप जब ICAP के पोर्टल पर जाते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि मेंबर्स ने कितनी फीस जमा कराई है? नहीं। क्या ICAP का मेंबर ये देख सकता है कि आप जिसका CRN नंबर 265871 है, फर्ज करें, तो नहीं कौन है, वो पेपर में पास हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ या ना? देख सकता है? नहीं। इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग रेलिवेंट रोल के मुताबिक क्या हासिल कर रहे हैं? एक्सेस हासिल कर रहे हैं। हर बंदे को हर एक्सेस मिलने वाली नहीं है। सेकंड है अबैक। रबैक के बाद क्या है? अबैक। अबैक इज एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अबैक का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट। सर, एट्रीब्यूट कहते हैं प्रॉपर्टी को, एट्रीब्यूट कहते हैं फीचर को, एट्रीब्यूट कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। फीचर, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सुने, एक मैनेजर है,
ये मैनेजर है, कहाँ का? सेल्स का। वो चाहता है कि चूंकि मैं मैनेजर हूं तो जो राइट्स मेरे पास सेल्स वाले हैं वही राइट्स मुझे मिल जाएं किस डिपार्टमेंट के? परचेज के। मैं तो, मेरा रोल क्या है? मैनेजर वाला। उसको ये राइट मिल जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब ये उस प्रॉपर्टी पे, उस फीचर पे पूरा नहीं होता। फर्म ने ये पॉलिसी रखी हुई है, क्लाइंट ने ये पॉलिसी रखी हुई है कि जो भी बंदा काम करेगा वो सिर्फ 9 to 5 तक हमारे डाटा को एक्सेस कर पाएगा, 5 बजे के बाद सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा। तो अब अगर एक एम्प्लॉयर, बेशक वो मैनेजर ही क्यों ना हो, रात के 2 बजे वो डाटा निकालना चाहे तो सिस्टम उसको डाटा निकालने नहीं देगा। एरर क्या देगा कि तुम्हारा काम कब स्टार्ट होगा? 9 बजे। कब ख़त्म होगा? 5 बजे। यही टाइम है जिसमें तुम काम कर सकते हो, इसके अलावा मैं तुम्हें काम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। आपने टाइम का एट्रीब्यूट लगा दिया। फिर एक एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं लोकेशन का, कि अगर तुम लाहौर में हो तभी तुम डाटा हासिल कर सकते हो, लाहौर से बाहर जाओगे, लोकेशन चेंज होगी तो तुम डाटा निकाल नहीं सकते। तुम अगर बिल्डिंग की प्रेमिसेस में हो तभी काम कर सकते हो, अदरवाइज काम नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप लगा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, लोकेशन का, डिवाइस का, टाइम का। फर्म जो लैपटॉप्स देती है अपने ट्रेनिंग्स को, उसमें सिर्फ फर्म के सॉफ्टवेयर ही चलते हैं। उसमें आप किसी कॉलेज का कोई भी लेक्चर नहीं देख सकते, आप यूट्यूब ओपन नहीं कर सकते। हाँ, व्हाट्सएप कुछ हद तक चला सकते हैं विद लिमिटेड कंट्रोल्स। उन्होंने अपने उस सिस्टम में क्या लगाया हुआ है? एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फिर तीसरा है लीस्ट प्रिविलेज। तीसरा क्या है? लीस्ट प्रिविलेज। ये लीस्ट किसे कहते हैं? कम से कम। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज इंपॉर्टेंस, लीस्ट इंपॉर्टेंस। देखें, क्या हर बंदे को हर तरह का इख्तियार दिया जा सकता है? यार ये कुछ कर दे इसका। क्या हर बंदे को हर तरह का कोई इख्तियार दिया जा सकता है? नहीं। इदारा ये कहता है बेशक उसका रोल होगा, बेशक उसका रोल होगा, उसका एट्रीब्यूट भी होगा, हम मानते हैं, मगर हम उसको जो एक्सेस प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा क्या होगी? लीस्ट प्रिविलेज। यानी कि उसको सारे राइट्स हम फिर भी नहीं देंगे, हम उसको सारे राइट्स नहीं देंगे, हम उसको लीस्ट राइट्स देंगे, सबसे कम राइट्स देंगे। और सारे राइट्स कुछ बंदों के पास होते हैं, लिखे, मैं नाम लिखवाता हूँ। उनको कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी मैनेजर। क्या कहते हैं उनको? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या आईटी मैनेजर। तो इनके पास सारे राइट्स होते हैं और यूजर्स को हम सिर्फ और सिर्फ कौन से राइट्स देना चाहते हैं? मिनिमम राइट्स। उससे ज़्यादा राइट्स नहीं देना पसंद करते हम अपने यूजर्स को। वी ट्राई टू गिव देम मिनिमम राइट्स। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क को सबसे कम किया जा सके। अगर हम सारे ही राइट्स दे देंगे तो रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। तो उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ब्रीच को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? मिनिमम राइट्स देते हैं, लीस्ट प्रिविलेज राइट्स देते हैं, कि कोई भी, बेशक वो मैनेजर ही क्यों ना हो, बेशक वो मैनेजर ही क्यों ना हो, वो चीज़ों को डिलीट नहीं कर सकता। बेशक वो मैनेजर ही क्यों ना हो, वो किसी यूज़र को ऐड नहीं कर सकता। बेशक वो मैनेजर ही क्यों ना हो, वो एक हद से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन को पास नहीं कर सकता। तो उस वक़्त आपने रोल पे नहीं जाना, आपने इदारे का सोचना है। तो आपने हर रोल वाले बंदे को क्या देना है? लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस। हाँ, अगर इसको चाहिए हो, ज़्यादा एक्सेस चाहिए हो, तो वह किससे रब्ता करे? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से या आईटी। उसको जाके कहे कि भाई मुझे ये वाली एंट्री पास करनी है, ये है मेरे पास इजाज़तनामा सीएफओ का, मुझे ये राइट दे दो। वो राइट उसको देगा कुछ हद तक, कुछ टाइम तक देगा। जैसे ही वो घंटे पूरे होंगे, राइट को वापस से उससे ले लिया जाएगा। इतनी बात समझ आई? इतनी बात ओके? इसी पॉइंट से एक और पॉइंट निकलता है, पिम पैम। दोबारा बोले,
नहीं, ऐसे बोला है, पिम पैम, पिम और पैम, पिम पैम, पिम पैम, पिम 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 पैम। हाँ, ये दो वर्ड्स हैं। एक कहलाता है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट और एक कहलाता है प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। पैम इसमें जरा ब्रॉडर टर्म है, पैम इसमें जरा ब्रॉडर टर्म है। देखें अभी क्या पढ़ा, लीस्ट प्रिविलेज, ये क्या है, प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसमें कौन सा बंदा आएगा, आईटी मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके पास सारे राइट्स क्या हैं, मौजूद हैं। उसके पास ये प्रिविलेज है कि वो हर चीज की क्या हासिल कर सकता है, एक्सेस। और फिर पिम कौन है, वो मैनेजर जो कि टेम्परेरी वो एक्सेस हासिल करना चाहता है। तो पिम में कौन आएगा, वो मैनेजर जिसने कुछ टाइम के लिए वो हाई लेवल की एक्सेस हासिल करनी है, और उसको अलाउ कौन करेगा हमेशा, पैम। अलाउ कौन करेगा हमेशा, पैम। तो पिम पैम, पिम पैम। फिर एक होता है मल्टी फैक्टर, ये तो आपको पता है, एमएफए क्या होता है, एक से ज्यादा पासवर्ड सिक्योरिटी लेयर, ठीक है। तो अब यहां से पढ़ लेते हैं, पिम मैनेजेस हाई लेवल एक्सेस, टेम्परेरी एक्सेस एंड अलर्ट्स। होते हाई लेवल के हैं मगर परमानेंट नहीं होते, क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। कुछ घंटों के लिए उनको एक्सेस दे दी जाती है, बाद में एक्सेस उनसे वापस ले ली जाती है। मगर जो आपका पैम है, इट इज परमानेंट, पैम इज परमानेंट। और ये किसके पास होता है हमेशा, आईटी मैनेजर के पास, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास। फिर एक होता है आईजीए, आइडेंटिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ओवरऑल सिस्टम का बॉस होता है, ओवरऑल सिस्टम का बॉस है, जो कि हर तरह की एंट्रियां, हर तरह के ट्रांजैक्शन को पास कर सकता है। शायर की मुराद फिर से किसकी तरफ है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ है। तो ये कोई नई बात नहीं करता। फिर एक और वर्ड होगा, पढ़ा होगा आपने पहले भी, मैं दोबारा बात करता हूं, एनक्रिप्शन। अब थोड़ा सा जरा इसको समझते हैं मजीद। उसके लिए मुझे चाहिए बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर, वो अल्लाह करे यहीं के मिल जाए। यस, फाउंड इट। आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। सर जी एनक्रिप्शन का मतलब क्या था, एनक्रिप्शन का मतलब क्या था, एनक्रिप्शन का मतलब ये था कि अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को चिट्ठी लिखे तो सिर्फ दूसरा दोस्त ही उस चिट्ठी को पढ़ सके, रास्ते में मौजूद जंगल के डाकू उसको रीड ना कर सके। तो एनक्रिप्शन को जरा डिटेल में समझते हैं आज। सर एनक्रिप्शन मीन्स टू पुट data into coded form, so that only relevant person can read, only relevant person can read, और कोई उसको पढ़ ना सके। रमान कर दे यार, ओनली रेलिवेंट पर्सन कैन रीड। सर ये एनक्रिप्शन दो तरह की होती थी, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक। एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहते हैं जहां पे कॉमन की हो, जहां पे कॉमन की है।
यहाँ पे कॉमन की नहीं है, यहाँ पे दो तरह की कीज होती हैं, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की और प्राइवेट की। यहाँ पे क्या चक्कर है कि जो सेंडर है, जो आपका सेंडर है, फर्ज करें उसने इसको पैगाम देना है 2864 ये उसने भेजना है। अब ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा एक कोडेड लेटर में, लिखेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जहां पे अल्फा से मुराद 2, बीटा इज 8, गामा इज 6 एंड डेल्टा इज 4। अब यही चीज ऑलरेडी किसके पास मौजूद होगी, रिसीवर के पास। तो जब ये खत पहुंचेगा इधर तो ये देखेगा अच्छा लिखा क्या हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। खत में क्या लिखा है, ये अपने पास पड़ी हुई ये सेम पर्ची ओपन करेगा, देखेगा अल्फा के सामने क्या लिखा हुआ है 2, बीटा इज 4, गामा इज 6 एंड डेल्टा इज 8। तो इस तक ये पैगाम पहुंच जाएगा 2, 8, 6 और 4 का। शायद ये गलत हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, थीम समझ आई, 2864 या 2468 कुछ भी समझ लें। ये है कॉमन की जो दोनों के पास सेम है, दोनों के पास सेम। ये नॉर्मली यूज होती है उस डाटा के लिए जो कि डाटा एट रेस्ट पड़ा हुआ है, डाटा एट रेस्ट, यानी कि वो डाटा अब चेंज नहीं हो सकता, वो डाटा अब चेंज नहीं हो सकता, उसमें अब कोई प्लस माइनस करने की इजाज़त नहीं है, वो एडिटेबल डाटा नहीं है, नॉट एडिटेबल, नॉट एडिटेबल। इसमें जो कॉमन एक की यूज होती है उसको हम कहते हैं AES 256, AES 256, AES 256 ये लिखा हुआ है, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड 256, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड 256। तो यहां पे कॉमन की है। अच्छा, व्हाट इज 256? इसको हम कहते हैं बिट की। क्या कहते हैं? बिट की, यानी कि इतने कॉम्बिनेशंस इसके एल्गोरिथम के मुताबिक इतने कॉम्बिनेशंस इस की के बन सकते हैं। कितने? 256, 256। और इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हाईली सिक्योर मेथड, इट इज हाईली सिक्योर मेथड। और आपको मैंने बताया ये डाटा कौन सा होता है, एट रेस्ट। तो जो डाटा सर्वर्स के अंदर पड़ा हुआ है, जो डाटा कहाँ पे है, सर्वर्स में पड़ा हुआ है, वो यूज नहीं हो रहा। जो डाटा आर्काइव्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, याद है, आर्काइव डाटा जो यूजेबल कंडीशन में नहीं है, जो सिर्फ हमने रखा हुआ है, उसको अगर हमने प्रोटेक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, सिमेट्रिक की, मैं क्या करूँगा, सिमेट्रिक। फिर एक और कहानी, वो कौन सी है, एसिमेट्रिक। यहाँ पे दो कीज हैं। कितनी कीज है? दो। भेजने वाले के पास एक और की है, प्राइवेट की, रिसीव करने के पास पब्लिक की। भेजने वाले के पास प्राइवेट की, दूसरे वाले के पास पब्लिक की। यूजिंग अ पब्लिक या प्राइवेट की पेयर डिजिटल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे लिखा आता है HTTPS, देखेगा भी, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा होता है HTTPS। एनीवन, उसका मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए हम नहीं, वेबसाइट्स जो हैं वो ये लॉग यूज़ करती हैं कि जो उनका वेब पेज है वो सिक्योर है, उस पर किसी भी तरह का अननोन हमला या हैकर्स का हमला ना हो सके, तो वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बाय करती हैं। उसी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो की है वो कौन सी है, एसिमेट्रिक की। कौन सी की है? एसिमेट्रिक की।
जिसमें हम जो देखते हैं उसके बैकएंड पे क्या हुई होती है, कोडिंग हुई होती है। और उस कोडिंग को हम उस कोडिंग को हम ब्रेक नहीं करते, हमारे तक वो ब्रेक होके पहुंचती है। ये उस डाटा के लिए होती है जो कि डाटा इन ट्रांजिट होता है, डाटा इन ट्रांजिट है, यानी कि वो डाटा जो कि कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इन मोशन है। तो जितनी भी वेबसाइट्स आपको फ्रीक्वेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो कि स्टैटिक नहीं है, मूव हो रही हैं, तो उसमें फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, उसके लिए क्या है, एसिमेट्रिक। और अगर एक वेबसाइट ऐसी जिस पे बस डाटा पड़ा हुआ है, वो चेंज नहीं होता, उसके लिए क्या है, सिमेट्रिक। आज की आखिरी बात करते हैं, बल्कि सेकंड लास्ट बात करते हैं। IR इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स। कहाँ गया, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। जो हो गया सो हो गया, अब मुझे ओवरकम करना है क्या, अपना लॉस, और अपने इदारे को प्रोटेक्ट करना है फॉर फ्यूचर हमले। वो मैं कैसे करूँगा, वाया इंसिडेंट रिस्पॉन्स। स्टेप 1, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द फ्यूचर। अब जो लॉस होना था वो तो हो गया, पेपर जो फेल होना था वो तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। कैसे, नए प्लान्स बनाने हैं, बैकअप्स जनरेट करने हैं, अपने आप को सुधारना है, ठीक करना है। सेकंड स्टेप क्या है, डिटेक्शन एंड एनालिसिस। मुझे एनालाइज करना है कि लास्ट टाइम मेरी क्या वीकनेस थी, फ्यूचर में मज़ीद क्या थ्रेट्स आ सकते हैं, और अब मैं उनसे कैसे निपट सकता हूँ। और लास्ट क्या है, इरेडिकेशन एंड रिकवरी। ये दो तरह से होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स कि कुछ अरसे के लिए ठीक होना, लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए ठीक होना, लंबे साल के लिए ठीक होना। तो अगर शॉर्ट टर्म आपने अपना थ्रेट कम करना है तो आप क्या करते हैं, अपने उस सिस्टम को जो कि इफेक्ट हो चुका है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, दूसरों से अलग कर लेते हैं, ताकि वो वायरस मज़ीद ना फैले। और अगर लॉन्ग टर्म चलना है और फ्यूचर में आने वाले वायरसेस को भी रोकना है, तो मैं अगेन वही काम करूँगा, मालवेयर को ओवरकम करने के लिए फायरवॉल लगाऊंगा, और क्या होता है, IDS लगाऊंगा, IDPS लगाऊंगा, और अपने सिस्टम को हमेशा क्लीन रखूंगा ताकि कोई भी वायरस इसमें अपनी जगह ना बना सके। उसको कॉन्स्टेंटली क्या करता रहूँगा, मॉनिटर करता रहूँगा। आखिरी बात, सीम हब। अभी ठहर दो, बाद में लेना। सीम हब, कौन सा हब, सीम हब, SIEM। S बोले तो, E बोले तो इवेंट, I बोले तो, और M बोले तो मॉनिटरिंग। अब होता गया, सुनो जरा गौर से, ये मिटा दूं, ये मिटा देता हूं। सुने होता क्या, ये सीम हब क्या है। एक कंपनी है, उसमें हमारे पास सेल्स का डिपार्टमेंट भी है, और कौन कौन सा होता है डिपार्टमेंट, परचेज का भी होता है, अब न चलाना, सेल्स का भी होता है, परचेज का भी होता है, HR का भी होता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का भी है, चलो ऑडिट डिपार्टमेंट भी एक बैठा हुआ है, R&D डिपार्टमेंट। चलो जी, बस हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सिस्टम होता है, ऐसे ही है, हर डिपार्टमेंट का क्या है, अपना अपना सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना नेटवर्क है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सर्वर है, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने कंप्यूटर्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना हार्डवेयर है, अपना अपना सॉफ्टवेयर। सेल्स का भी, परचेज का अपना, HR का अपना, इनका अपना, इनका अपना, और इनका अपना। फिर एक बंदा होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम
एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहते हैं? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो बंदा है जो कि इंडिविजुअल जाके हर चीज़ को वेरीफाई तो नहीं कर सकता, हर चीज़ को इंडिविजुअल वेरीफाई नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो कहता है या वो एक सेटिंग करता है कि भाई इसका लॉग बनाओ, इसका लॉग बनाओ, इसका लॉग बनाओ, इसका लॉग बनाओ, इसका लॉग बनाओ और इसका लॉग बनाओ। लॉग 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 और लॉग बन गए लॉग। सिस्टम्स के लॉग हर डिपार्टमेंट के इकट्ठे हो जाएंगे, नेटवर्क्स के लॉग हर डिपार्टमेंट के इकट्ठे हो जाएंगे। सेम गोज विद सर्वर, कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो भी कुछ है। फिर इन लॉग्स को गुजारा जाएगा, इन लॉग्स को हम भेजेंगे एक मशीन में। मशीन बोले तो मशीन नहीं होती बेसिकली, ये एक सिस्टम होता है जिसमें हमने कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए होते हैं फॉर चेकिंग कि इनमें से किसी लॉग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस पे इदारे को अलर्ट हो जाना चाहिए। यानी कि ये लोग कहीं डाटा क्या नहीं कर रहे, ब्रीच तो नहीं कर रहे। क्या किसी भी जगह पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर इनको जज करता है और एंड के ऊपर निकालता है एक ऐसी रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं अलर्ट रिपोर्ट। क्या कहते हैं? अलर्ट रिपोर्ट। तो रादर के वो हर डिपार्टमेंट को जाके इंडिविजुअली चेक करे, वो एक क्राइटेरिया के ऊपर हर डिपार्टमेंट के हर सर्वर से, नेटवर्क से और फायरवॉल से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है, उसको भेजता है कहाँ पे? सीम सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? इनके दरमियान कोरिलेशंस निकालता है, इनके लॉग्स को चेक करता है, रॉ लॉग्स को एग्रीगेट करता है, जोड़ता है, फिर एनालाइज करता है कि क्या कोई मैसिव ब्रीच तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पे क्या कर देता है? अलर्ट कर देता है कि भाई तुम्हारे इदारे में ये मसला पाया जा रहा है। हाँ, तुम्हारे इदारे में ये मसला पाया जा रहा है। ये बात समझ आई? सीम समझ आया कि हर डिपार्टमेंट में मौजूद हर सर्वर, हर नेटवर्क, हर फायरवॉल, हर हार्डवेयर, हर सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है, डेटा उठाना और फिर उस डेटा को कंपेयर करना अपने स्टैंडर्ड्स के साथ और देखना कि क्या वो डेटा ब्रीच तो नहीं हो रहा, और उसके बाद क्या जनरेट करना? अलर्ट्स जनरेट करना। कुछ एग्जांपल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। एक और है IBM क्यूरेडार, IBM क्यूरेडार। फिर एक है स्प्लंक। क्या? स्प्लंक। ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, आपको आनी चाहिए। पहली कौन सी मैंने आपको बताई? माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? सेंटिनल। IBM का क्या है? क्यूरेडार। और एक कौन सा है? स्प्लंक। एक कौन सा है? स्प्लंक। इतनी बातें याद है? समझ आई? ओके। प्रॉब्लम है तो बता दें। आखिरी 2 पेजेस रह गए हैं इस चैप्टर के। कल कब मुलाकात करनी है? 9:30 बजे। कल मिलते हैं।